दोस्तों, वेलकम टू पेडागोजी क्लास ऑफ परीक्षा प्रो। तो आज के इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे मेजरमेंट से, जो कि होगी हमारी पहली क्लास परीक्षा प्रो की पेडागोजी की। तो मेजरमेंट मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लगभग क्लास 5 या 6 से जानते हुए आ रहे हैं कि मेजरमेंट मतलब नापना, हाइट का, वेट का, और फिजिक्स में कुछ क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, उनको नापना क्या होता है, मेजरमेंट होता है। लेकिन हम यहाँ एजुकेशन के एरिया में पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पेडागोजी में पढ़ रहे हैं कि मेजरमेंट क्या होता है। तो क्या हम इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि क्या हम ऑनेस्टी को नाप सकते हैं, हम ऑनेस्टी को क्या मेजर कर सकते हैं। तो आपका आंसर होगा नहीं, ऑनेस्टी मेजर नहीं हो सकती है। क्या हम इसको इंचेस में, सेंटीमीटर्स में या फिर किलोग्राम में मेजर कर सकते हैं? नहीं। तो हम इसमें किस चीज को मेजर करते हैं, किसी भी व्यक्ति के जो उनकी क्वालिटीज होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनके फीचर्स होते हैं, उसको मेजर करना और उसको क्वांटिफाई करना। क्वांटिफाई मतलब न्यूमरल्स में उसको बताना या फिर वर्ड्स में बताना, ये क्या होता है, मेजरमेंट होता है। और इसका यूज हम किस में करते हैं, ज्यादातर अपने क्लासरूम में इसका मेजरमेंट करते हैं। और जैसे इंटेलिजेंस हो गया, क्या हम इंटेलिजेंस को नाप सकते हैं? हाँ, नाप सकते हैं। उसके लिए कुछ अलग अलग मेथड्स दिए गए हैं जिसके थ्रू हम इंटेलिजेंस को मेजर कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि टीचर क्या होता है, बच्चे को ग्रुप्स में डिवाइड करता है, ये जानने, इससे टीचर को ये हेल्प मिलता है जानने में कि कौन सा बच्चा किस जगह अच्छे से पढ़ रहा है, कौन सा बच्चा पीछे जो लो अचीवर्स हैं उनके लिए रेमेडियल टीचिंग के बारे में सोचना। जैसे कोई बच्चा है क्लास में, राहुल, उसके जो मार्क्स हैं 56 आ रहे हैं, एग्जाम हुआ या यूनिट टेस्ट हुआ, उसके मार्क्स 56 आ रहे हैं। और रोहित नाम का बच्चा है, उसके मार्क्स 85 आ रहे हैं। तो हम दोनों ने ये मार्क्स मतलब जाना क्यों, इन दोनों का मार्क्स हमने जाना क्यों, इसलिए कि हम ये कह सके कि रोहित बहुत अच्छा है पढ़ने में और राहुल कमजोर है, उसको पढ़ना नहीं चाहिए वगैरह वगैरह। नहीं, हमें इस बच्चे की कमजोरी को जानना है कि ये बच्चा कमजोर कहाँ से है और उसकी कमजोरी को दूर करना है। हम लोग इसलिए मेजरमेंट करते हैं। एजुकेशन में मेजरमेंट इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम बच्चे के कमजोरी को जान सके। जो लो अचीवर्स हैं, जो बच्चे कम मार्क्स ला रहे हैं या किसी एरिया में पीछे रह जा रहे हैं, उनका पता लगाना और उनको पुश करना ताकि वो आगे बढ़ सके, उन रेमेडियल टीचिंग देना, उनको और अच्छे से पढ़ाने के नए नए टेक्निक्स ढूंढना, ये होता है मेजरमेंट। अब देखिए, मेजरमेंट को नापने के लिए कुछ स्केल्स होते हैं। जैसे हम लोग नापते हैं ना, हाइट के लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, सेंटीमीटर का, मीटर का, वेट के लिए किलोग्राम, ग्राम। तो ऐसे ही मेजरमेंट के कुछ स्केल होते हैं, जिसमें से पहला स्केल क्या है, नॉमिनल स्केल। ये किसी भी जो व्यक्ति है, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक है उनके अकॉर्डिंग उनको टैग्स या लेबल्स देने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए उसका यूज होता है। नॉमिनल जो होती है ना, वो नॉन न्यूमेरिकल वेरिएबल्स होते हैं या फिर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। नॉमिनल के नाम से ही पता चल रहा है कि नाम देना। तो ये क्या होती है, नॉमिनल स्केल। जैसे कोई पूछे कि तुम्हारा जेंडर क्या है, तो मेल और फीमेल। तुमने कितने बर्ड्स को देखा, उसके बारे में बताओ, तो बर्ड्स का नाम बता देना। तो ये होता है नॉमिनल, मतलब हमने सिर्फ नाम दिया, एक टैग दिया है, लेबल दिया है कि इसी टैग और लेबल से ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। जैसे मेल के बारे में बताया गया तो बच्चा, जैसे जेंडर के बारे में पूछा गया, बच्चे ने बताया मेल फीमेल, तो फिर वो क्या करेगा, अब मेल और फीमेल में डिफरेंस जानेगा। तो ये भी क्या हुआ ना, ये एक स्केल हुआ बताने का बच्चे को कि क्या जेंडर क्या होता है और हम उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये होता है नॉमिनल स्केल। अगला है ऑर्डिनल स्केल। देखिए, इसके नाम से ये ऑर्डिनल मतलब ऑर्डर्स में, इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑर्डर्स में या रैंक के हिसाब से बांटा जाता है। क्या करेंगे हम, ऑर्डरिंग करेंगे और या फिर डेटा का रैंकिंग करेंगे। जैसे कि रैंकिंग स्टूडेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड,
रेटिंग इन रेस्टोरेंट्स, जैसे हम लोग रेस्टोरेंट में खाना खा के आते हैं तो वहाँ रेटिंग देते हैं। और जैसे पूछा जाए कि जो एजुकेशन का लेवल है वो क्या होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। हमारे देश में कितने तरह के सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग पाए जाते हैं, तो जैसे लो, मिडिल, हाई, तो ये सब क्या है, ऑर्डिनल स्केल में आते हैं ना। पेन स्केल, नो पेन, माइल्ड पेन, मॉडरेट पेन, सेवर पेन, तो ये सब किस में आता है, ऑर्डिनल स्केल। मतलब ऑर्डर के हिसाब से हम क्वालिटी को जान रहे हैं। जैसे लो इकोनॉमिक वाले जो आएंगे वो पता रहेगा कि उनकी जो इकोनॉमिक वैल्यू होती है वो काफी कम होती है, जो इकोनॉमिक स्टेटस होता है वो कम होगा। मिडिल वाले जो होंगे वो हाई और लो के बीच में होंगे, और हाई वाले जो होंगे उनका जो इकोनॉमिक स्टेटस होगा वो काफी अच्छा होगा। तो ये हो गया। और जैसे एजुकेशन लेवल में प्राइमरी में क्या क्या पढ़ाया जाता है, सेकेंडरी में क्या होता है, हायर सेकेंडरी क्या होता है, ग्रेजुएशन में क्या होता है, और पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या होता है। तो ये हो गया ऑर्डिनल स्केल, मतलब ऑब्जेक्ट्स को उनके ऑर्डर्स के हिसाब से रख के उनके बारे में जानना। अगला क्या है, इंटरवल स्केल। अब देखिए इंटरवल स्केल जो होता है ना वो भी ऑर्डिनल स्केल के तरह ही होता है, लेकिन उसमें जो वैल्यूज दिए होते हैं वो इक्वल इंटरवल पे होते हैं। जो डेटा होते हैं इसमें जो दो वेरिएबल होंगे उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो मीनिंगफुल होगा, मतलब सबका सेम होगा। और इक्वल यूनिट्स में हम इसमें जो पीपल या ऑब्जेक्ट्स हैं उनको बांटते हैं। जैसे कि टेम्परेचर के बारे में जानते हैं हम, टेम्परेचर 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक। तो इसमें क्या है, सबके बीच में 10-10 का डिफरेंस है, और हमने एक इक्वल इंटरवल में से बांटा हुआ है, एक ऑर्डर में बांटा हुआ है। तो जो इंटरवल होता है, इंटरवल स्केल में ऑर्डर होता है और इक्वल इंटरवल पे होता है। और इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे आईक्यू के बारे में हम जानते हैं, 90, 100, 110, ये भी हुआ ना। इक्वल इंटरवल पे ऑर्डर्स में हमने उसको आगे बढ़ा दिया। कैलेंडर ईयर्स के बारे में या फिर टेस्ट के बारे में, और इसमें क्या होता है, जीरो नहीं होता, इसमें हम कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे। जैसे 0 डिग्री टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, मतलब कोई हीट नहीं है। और इसमें क्या होता है ना, मीनिंगफुल ऑर्डर में हम जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके, जैसे टेम्परेचर हो गया, आईक्यू हो गया, उसे हम बांटते हैं। अगला है हमारा रेशियो स्केल। देखिए रेशियो स्केल में क्या होगा, इसमें हमारा ऑर्डर भी होगा विथ इक्वल इंटरवल भी होगा, और ट्रू जीरो भी होगा। अब देखिए रेशियो के नाम से ही पता चल जाता है, जैसे हम लोग कहते हैं ट्वाइस एज मच, हाफ एज मच। तो रेशियो स्केल क्या होता है, हम ऑर्डर में भी रखेंगे और ऑब्जेक्ट को इक्वल इंटरवल में रखेंगे, और ट्रू जीरो होगा। और ये क्या होता है ना, इसमें ट्रू जीरो मतलब ये जीरो से भी स्टार्ट हो सकता है। जैसे हाइट को हम नापेंगे तो 150 हो गया, 180 हो गया, और 0 सेंटीमीटर मतलब नो हाइट। वेट को हम नापेंगे तो 20 kg हो गया, 40 kg हो गया, और 0 भी कर सकते हैं, 0 का मतलब नो वेट। अब देखिए ये भी कह सकते हैं ना 40 किलोग्राम 20 किलोग्राम का ट्वाइस है, 10 ईयर का ट्वाइस है। तो ये इसमें क्या होता है कि ऑर्डर भी होगा, इक्वल इंटरवल पे भी हो सकता है, और इसमें ट्रू जीरो भी होता है। ये होता है रेशियो स्केल। ये क्या करता है कि डिफरेंस, इंटरवल्स के बीच के डिफरेंस को जानने में मदद करता है। और ये क्या होता है, इसमें सारे प्रॉपर्टीज होती हैं, इंटरवल भी होता है, एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट भी होता है, और ये हाईएस्ट लेवल का स्केल होता है। आगे हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ मेजरमेंट। देखिए टाइप्स ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट कितने तरीके के हो सकते हैं। जैसे हमने बताया था कि पहले हम लोग क्या मेजरमेंट के बारे में पढ़ते थे,
कि हमारी हाइट कितनी है और वेट कितना है और कोई भी चीज जिसको हम नाप सके। लेकिन जैसे हम पेडागोजी में पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं कि इंटेलिजेंस के बारे में, ऑनेस्टी के बारे में, सैडनेस के बारे में, जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं, जिसको हम आसानी से मेजर नहीं कर सकते, उसके लिए अलग ही टेस्ट बनाए गए हैं जिससे हम उसको मेजर करेंगे। तो ऐसे ही मेजरमेंट, इससे क्या पता चलता है कि फिजिकल मेजरमेंट भी होता है और मेंटल मेजरमेंट भी होता है। तो मेजरमेंट कितने टाइप के होते हैं? फिजिकल मेजरमेंट और मेंटल मेजरमेंट। फिजिकल से नाम से ही पता चल रहा है कि मेजरमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट विच हैज एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को नापना जिनकी एग्जिस्टेंस हो, जिसको हम अच्छे से सामने से नाप सकें। जैसे अपने हाइट को हम नाप सकते हैं, अपने हाथ को नाप सकते हैं, अपने बाल को नाप सकते हैं, अपने वेट को नाप सकते हैं। तो ये हाइट और वेट क्या आता है फिजिकल मेजरमेंट में। हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। फिजिकल मेजरमेंट के जो भी चीजें आएंगी, हाइट, वेट, कुछ भी आएंगी, हम उन्हें क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति का वेट हो गया, ठीक। और ये जो फिजिकल मेजरमेंट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। अगला क्या है? मेंटल मेजरमेंट, एजुकेशनल और साइकोलॉजिकल मेजरमेंट। तो ये क्या होगा? इसमें कोई एब्सोल्यूट, मतलब हम 0 से, क्या किसी की आईक्यू 0 हो सकती है? नहीं, 0 आईक्यू नहीं होती है, ठीक। तो इंटेलिजेंस, किसी पर्सन का इंटेलिजेंस नापने के लिए हमें इंटेलिजेंस के काफी टेस्ट दिए गए हैं, जो कि सब्जेक्टिव होता है। नीचे में हम सामने वाले से कई सारे क्वेश्चंस पूछेंगे, तब जाके हम मेजर कर सकते। कोई इंची टेप या कोई तराजू से हम इंटेलिजेंस को नाप नहीं सकते हैं। ये होता है मेंटल मेजरमेंट। हम क्वेश्चंस पूछेंगे, सामने वाला जवाब देगा, उसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि सामने वाले की आईक्यू कितनी है। ये हो गया मेंटल मेजरमेंट। तो मेजरमेंट के कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं। अब देखिए, मेजरमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन एक अच्छे मेजरमेंट टूल, जो भी टूल होते हैं, उसके मेजरमेंट टूल भी हम आगे पढ़ेंगे। जो अच्छे मेजरमेंट टूल होते हैं, उसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। पहला तो वो वैलिड होना चाहिए। वैलिड का मतलब कि जो भी हम जिस चीज के लिए नाप रहे, जैसे हमें मैथ के जोड़ घटाना करना है ना, तो वो जो मेजरमेंट टूल है वो उसी को नापे, ना कि रीडिंग स्किल को नापे। इसका मतलब क्या होता है कि वो वैलिड होना चाहिए, वो रिलायबल होना चाहिए, कि जब दोबारा, जैसे अभी हमने अपना वेट किया, जो भी आया 10, मतलब कोई बच्चा है 10 किलोग्राम का बच्चा है, अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जब दोबारा उसको उसी पे नापे 10 मिनट बाद तो 12 किलो का हो जाए। तो मतलब वो रिलायबल होना चाहिए, ठीक। ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, यूजेबल और प्रैक्टिकेबल, मतलब ऐसा हो कि हम आसानी से उसको यूज कर सके, हमारे लिए प्रिसाइज होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि हम एडमिनिस्ट्रेट कर सके, उसको समझ सके, और हमारे बजट फ्रेंडली होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, जिसको हम आसानी से इजी इन स्कोरिंग, मतलब जैसे तराजू ऐसा होना चाहिए जिसको हम देख के समझ सके कि अच्छा इसमें ये लिखा है, जो हमारे समझ से परे ना हो, जो हमें आराम से अवेलेबल हो सके, और जो दिखने में अच्छा हो, अट्रैक्टिव अपीयरेंस का हो। तो अच्छे जो मेजरमेंट टूल हो, इनके अंदर ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। अब देखिए, प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट क्या होता है। मेजरमेंट के लिए हमें क्या क्या प्रोसेस से होके मेजरमेंट को करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने कोई एक कपड़ा आ गया, या फिर मान लीजिए हम उसकी बात करें, हमें इंटेलिजेंस और अचीवमेंट, एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी, यही सब यहाँ मेजर करना, तो हम पहले ये डिसाइड करेंगे कि हमें किस चीज को मेजर करना है। व्हाट टू मेजर, व्हाट यू वांट टू मेजर। और उसकी जो क्वालिटीज हैं उसके बारे में जानेंगे, जैसे इंटेलिजेंस के बारे में जानेंगे, पर्सनालिटी, एटीट्यूड के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है कि हमें क्या मेजर करना है, और उसके जो क्वालिटीज हैं, जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं, उसके बारे में जानेंगे। फिर अगला स्टेप क्या होगा? उसके लिए हम एक जो एप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट होगा, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होगा,
उसको जानेंगे। मान लीजिए हम यहाँ पे पर्सनालिटी टेस्ट की बात कर रहे हैं। पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे पर्सनालिटी होती क्या है। फिर उसके बाद पर्सनालिटी के बारे में अच्छे से डिटेल से जानने के बाद हम जानेंगे कि उसको नापने के लिए हमें कौन सी इंस्ट्रूमेंट का यूज करना है। सेलेक्ट एन एप्रोप्रिएट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब देखिए, क्या पर्सनालिटी को नापने के लिए हम इंटेलिजेंट टेस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या ऑब्जर्वेशन स्केड्यूल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्वेश्चनियर नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो पर्सनालिटी को नापने के लिए रेटिंग स्केल होता है। पर्सनालिटी को नापने के लिए क्या होता है? रेटिंग स्केल होता है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे? हमें मिल गया, हमें किसको मेजर करना था, सबसे पहले हम वो जानेंगे और उसकी क्वालिटीज, पर्सनालिटी की क्वालिटीज क्या क्या होती हैं उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? हमें पर्सनालिटी को किसमें मेजर करना है उसके बारे में अच्छे एक जो अप्रोप्रिएट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होगा उसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद हम उस क्वालिटी को क्वांटिफाई करेंगे, मतलब मेजर करेंगे। ये होगा हमारा तीसरा स्टेप। जैसे हम क्या कह सकते हैं? एक्सीलेंट या एवरेज या नीड इम्प्रूवमेंट ना। हमने मेजर किया और हमारे सामने ये आया। ये हो गया एक एजुकेशनल के एरिया के बारे में। अब इसको सिंपल वर्ड्स में, जैसे वेट को हमें मेजर करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जानेंगे कि वेट को, ये जो वेट होता है उसको मेजर कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले हम उसकी क्वालिटीज के बारे में जानेंगे कि वेट क्या होता है। जो व्यक्ति नहीं जान रहा है यहाँ उसकी बात हो रही है। जैसे हम छोटे छोटे थे तो सबसे पहले मेजरमेंट में शुरू हुआ, तो हमने पहले मेजरमेंट के बारे में जाना, फिर जाना कि ये क्या होता है, मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो वैसे ही हम ये जानेंगे वेट आखिर होता क्या, वेट का मतलब क्या होता है। तो बच्चे को ये पता चलेगा वेट का मतलब किसी व्यक्ति का वजन तौलना ही वेट होता है। फिर वो ये जानेगा कि वेट को क्या हम सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं? नहीं। क्या हम उसको इंचेस में मेजर कर सकते हैं? नहीं। फिर आखिर में उसको ये पता चलेगा कि जो वेट होता है उसको हम किलोग्राम या ग्राम या पाउंड इन सब में मेजर कर सकते हैं। फिर ये क्या हो गया कि हमने वेट को मेजर करने के लिए एक एप्रोप्रिएट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज किया। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? अब हम मेजर करेंगे जो भी ऑब्जेक्ट है जिसको भी हमने लिया हुआ है उसके बारे में जानेंगे। तो मान लीजिए 20 किलोग्राम हो गया ना, क्वांटिफाई हो गया ना। एट्रीब्यूट मतलब जो क्वालिटी है उसके बारे में हमने उसको क्वांटिफाई कर दिया। ये होता है प्रोसेस मेजरमेंट का। अब टीचिंग में इसका क्या यूज है? जाहिर सी बात है कोई यूज है तभी तो हम पढ़ रहे हैं। तो हम इसको क्यों पढ़ते हैं? जैसे यहाँ पे हमने बोला एक्सीलेंट, एवरेज, नीड इम्प्रूवमेंट। तो जैसे नीड इम्प्रूवमेंट है तो इसको क्या हम ऐसे छोड़ देंगे? नहीं। हम इसके बाद जो इम्प्रूवमेंट जहां से करना है उसके लिए हम आगे बढ़ेंगे, तभी ना हमारी टीचिंग। फिर उसके लिए हम क्या करेंगे कि बच्चे को रिमेडियल टीचिंग देंगे, या फिर मार्क्स का बात है तो बच्चे को टीचर प्रमोट कर दिया, फिर अगले क्लास में हम सुधारेंगे, या फिर अपने टीचिंग मेथड्स को मॉडिफाई करेगा। तो हम मेजरमेंट इसीलिए करते हैं कि हम जान सके कि कौन सा बच्चा किस लेवल तक पहुंचा हुआ है, फिर उसके बाद हमें उसको किस लेवल तक पहुंचाना है उस हिसाब से हम उसको पहुंचाएंगे। अब देखिए, ये हो गया हमारा मेजरमेंट। आगे बढ़ते हैं असेसमेंट की तरफ। तो असेसमेंट क्या होता है? किसी भी व्यक्ति को या फिर किसी व्यक्ति के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और उसके बारे में जानना।
कि जैसे आउटकम्स क्या आ रहे हैं, टीचिंग के आउटकम्स क्या आ रहे हैं, उसके बारे में जानना कि सामने वाला किस हद तक कहाँ पहुंचा है। ये होता है असेसमेंट। ये क्या होती है, टीचिंग लर्निंग के दौरान होती है। असेसमेंट, जैसे असेसमेंट जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलके बना, एक असेस और एक मेंट। असेस मतलब टू सीट बिहाइंड, मतलब बगल में बैठ के देखना, नोटिस करना कि बच्चा कहाँ तक पहुंचा है और उसकी हेल्प करना। जैसे कैसे, और मान लीजिए क्लासरूम में हो गया, और कौन से असेसमेंट के तरीके होते हैं, जैसे टेस्ट ले लेना, एग्जाम कराना, ये सब क्या होता है, असेसमेंट। जिससे हमें क्या पता चलेगा कि जो बच्चा है वो कहाँ तक पहुंचा है, बच्चे को लेके हम जजमेंट करेंगे। तो असेसमेंट क्या होता है, बच्चे के बगल में बैठ के उसको अंडरस्टैंड करना और बच्चे को हेल्प करना। यहाँ पे किसी मार्क्स का बात नहीं होगा, यहाँ पे हम सिर्फ सुधार करेंगे। लेकिन जो मेजरमेंट होता है वहां बच्चे को मार्क्स दिए जाते हैं, ग्रेड दिए जाते हैं। उसके जो 4 स्केल थे, मतलब मेजरमेंट एक हिसाब से बच्चे के रिजल्ट से रिलेटेड हो जाता है कि हाँ यूनिट टेस्ट हुआ तो बच्चा कितने मार्क्स पाया। लेकिन असेसमेंट में ऐसा नहीं होता है। असेसमेंट का मतलब ये होता है सुधार करना, किसी भी व्यक्ति के लिए ऐसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना जैसे कि हम उसके अंदर क्या करें, सुधार कर सकें। ये होता है असेसमेंट। Process of gathering data and fashioning them into an interpretable form, judgment can be made on the basis of this assessment. हम क्या करेंगे, डेटा को गैदर करेंगे और फिर उसके बाद उसको समझेंगे और उसके बाद बच्चे का असेसमेंट करेंगे। If you think of classroom assessment, you can say that when a teacher observes the learner in the process of learning, collect feedback on their learning, improve his or teaching learning strategy to facilitate them for maximum learning, she is doing assessment. अगर क्लासरूम असेसमेंट का हम बात करें तो हम क्या कह सकते हैं कि जो टीचर होता है वो लर्नर को ऑब्जर्व करेगा, ठीक, लर्निंग के प्रोसेस में। फिर क्या करेगा, उसको फीडबैक, उसके लिए फीडबैक कलेक्ट करेगा, फिर इंप्रूव करेगा टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी से, जिससे क्या करे, बच्चा जो है या कोई भी बच्चा है वो मैक्सिमम लर्निंग वो कर सके। इसी के लिए हम क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं। अब देखिए असेसमेंट के टाइप क्या होते हैं। पहला होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ये बेसिकली फोकस होता है लर्नर्स के अचीवमेंट पे। और ये कब होता है, एंड ऑफ द यूनिट टर्म और सेमेस्टर। जैसे कि 3rd मंथ वाला एग्जाम हो गया या ईयर एग्जाम हो गया, जिसे सालाना एग्जाम कहते हैं। तो ये क्या होता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, लर्निंग का आकलन। असेसमेंट का हिंदी क्या होता है, आकलन। तो इसका मतलब क्या होगा, सीखे हुए का आकलन। और हम इसको कब करते हैं, ईयर के एंड में। ये क्या होता है ना, स्टूडेंट के लर्निंग को इम्प्रूव करने पे कम एम्फेसाइज करता है। क्योंकि जैसे 3 महीने हम बच्चे को पढ़ा के लगातार फिर आखिरी में एग्जाम ले लिए, ठीक, हमें बच्चे के मार्क्स तो पता चल गए, लेकिन क्या हमने जो पिछला पढ़ाया था उसने बच्चे के अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, नहीं। क्योंकि अब जो सिलेबस होगा वो 3 महीने जो सिलेबस चल चुके हैं उसके आगे होगा, वो पीछे वाला छूट गया। तो ये क्या होता है कि इसमें जो बच्चे के सुधरने के चांसेस होते हैं वो कम होते हैं। क्योंकि बच्चा जो पीछे पढ़ा था, हमने उसका एग्जाम लिया, उसको सिर्फ रिजल्ट दे दिया, अब उसके सुधरने के कोई चांसेस नहीं है। तो ये क्या होता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। टीचर असेस स्टूडेंट, इसमें जो टीचर होता है वो स्टूडेंट के लर्निंग का असेसमेंट करता है। इससे क्या होगा, लर्नर का जो मोटिवेशन वो इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो सकता है। वो कैसे हो सकता है, एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए तो मोटिवेशन बढ़ गया, गंदे मार्क्स आए मोटिवेशन डिक्रीज हो गया। अच्छा होना, डिक्रीज, इंक्रीज होना मोटिवेशन तो अच्छी चीज है, लेकिन मोटिवेशन डिक्रीज होना तो अच्छी चीज नहीं है। लेकिन ये यहाँ पे मोटिवेशन डिक्रीज होने के बाद हम मोटिवेशन इंक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि वो बच्चा जानता है कि जो मैंने पिछले 3 महीने पढ़ चुका है वो अब आगे नहीं आने वाला है, तो मेरे अंदर अब सुधार नहीं हो पाएगा। इसमें जो स्टूडेंट है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है। ये जो होता है ना,
वो टीचर सेंटर्ड होता है। टीचर सेंटर मतलब ये जो सारी चीजें हैं वो टीचर रेगुलेट करता है, इसमें स्टूडेंट आगे नहीं आ पाता है। ये होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ये होता है समेटिव, इसका नेचर होता है समेटिव। समेटिव मतलब लास्ट में होना, जिसके अंदर कोई सुधार ना हो सके, उसको हम कहते हैं समेटिव। अगला है असेसमेंट फॉर लर्निंग। फॉर लर्निंग में क्या होता है? पढ़ने के लिए आकलन। इसमें क्या होगा, जब बच्चा पढ़ रहा है ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग, ये क्या होगा? ड्यूरिंग टीचिंग। उसके पहले वाला क्या था? आफ्टर टीचिंग लर्निंग। ये क्या हो गया? टीचिंग लर्निंग के दौरान हम जो असेसमेंट करते हैं वो होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। इसका काम क्या होता है? टीचिंग को इम्प्रूव करना और लर्निंग को इनहेंस करना और लर्नर्स को फैसिलिटेट करना आगे पढ़ने के लिए। ये क्या होता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसको हम कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, क्योंकि इसके अंदर सुधार हो सकता है, इसीलिए हम कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। और जो पहला था उसे हम क्या कहते हैं? समेटिव असेसमेंट, क्योंकि वो सम मतलब आखिरी में होता है। फॉर्मेटिव का मतलब होता है कि हम इसके अंदर बदलाव कर सकते हैं, तो इसको हम अगला नाम देते हैं असेसमेंट फॉर लर्नर। का नाम भी होता है, क्या होता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये क्या होता है? लर्निंग एक्टिविटी में इसके क्लियर गोल्स होते हैं कि ये इसके अकॉर्डिंग जो बच्चा है उसके अंदर इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, टीचर इंप्रूवमेंट कर सकता है। और ये जो होता है ना वो स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, क्योंकि इसमें बच्चा जो है ना वो जब पता चला कि हाँ, जैसे यूनिट टेस्ट मान लीजिए 3 चैप्टर्स टीचर ने पढ़ाए और उसका यूनिट टेस्ट ले लिया, बच्चे के इस यूनिट टेस्ट में कम मार्क्स आए, तो बच्चा समझ जाएगा कि मेरा जो ये पोर्शन है ये वीक है, तो मैं इस पे मेहनत करूंगा। वो अच्छे से पढ़ा, फिर जब ईयरली एग्जाम हुए, सेमेस्टर एग्जाम हुए, बच्चे ने अच्छा प्रदर्शन किया, क्योंकि उसको जो उसकी कमियां थी वो पहले पता चल गई, तो उसने उस पे मेहनत किया। तो इसीलिए क्या होता है? असेसमेंट फॉर लर्निंग असेसमेंट ऑफ लर्निंग से ज्यादा बेहतर होता है बच्चों के लिए, क्योंकि ना ये बच्चों को मार्क्स से बढ़ के उनके नॉलेज को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। तो ये क्या होता है? असेसमेंट फॉर लर्निंग, जिसमें बच्चा क्या होता है? सेंटर में होके टीचिंग लर्निंग के दौरान अपने अंदर अपने खामियों को जानते हुए, पढ़ते हुए, आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। और असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब देखिए अगला, असेसमेंट एज लर्निंग। इसमें जो बच्चा होगा ना वो अपने से ही अपना टेस्ट करेगा, या फिर अपने जो उनके साथी संगति हैं आपस में वो लोग जानेंगे। जब लर्नर अपनी परफॉर्मेंस को खुद से असेस करे बाय देयर ओन, दे यूज वेरियस असेसमेंट टेक्निक्स एंड स्ट्रेटेजीज टू असेस देमसेल्व्स। ये क्या करेंगे? खुद से वेरियस असेसमेंट टेक्निक्स और स्ट्रेटेजीज को लगाएंगे जिससे वो खुद को असेस कर सके। दिस प्रैक्टिस हेल्प्स लर्नर टू आइडेंटिफाई देयर नॉलेज गैप्स। ये क्या करेगा? जो लर्नर होंगे उनको उनके जो नॉलेज गैप्स होगा उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। और क्या करेंगे? वो एप्रोप्रिएट लर्निंग स्ट्रेटजीज का यूज करेंगे और असेसमेंट टूल को यूज करके अपनी लर्निंग में इंप्रूवमेंट करेंगे। तो इसमें क्या होगा? देखिए, जब बच्चा खुद से असेसमेंट कर रहा है तो बच्चे की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आगे वो कैसे अपने अंदर सुधार कर सकता है। जैसे कि इसका एक एग्जांपल ये हो सकता है कि किसी चैप्टर को पढ़ के ये सोच लेना कि बच्चा खुद से असेसमेंट कैसे करेगा, कि किसी चैप्टर को पढ़ के ये उसके सारे क्वेश्चन देख के खुद से ही कॉपी में सॉल्व करना और फिर खुद से ही चेक करना। तो ये क्या हो गया? असेसमेंट एज लर्निंग हो गया। रिक्वायर स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चन अबाउट देयर लर्निंग। ये क्या होता है? स्टूडेंट से क्वेश्चन, खुद से ही वो क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे बच्चे ने पढ़ लिया वाटर फोटोसिंथेसिस, फिर घर स्कूल में फोटोसिंथेसिस के बारे में बच्चे ने पढ़ा, फिर रास्ते में आते हुए
वो ये खुद में रिवाइज करे कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इसमें क्या एब्जॉर्ब होता है, क्या रिलीज होता है। रास्ते भर वो खुद से क्वेश्चन और खुद से आंसर करते हुए चले। और टीचर और स्टूडेंट इसमें दोनों इन्वॉल्व होते हैं, जिससे क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसमें पीयर असेसमेंट और सेल्फ असेसमेंट क्या होता है, इनकरेज होता है। पीयर असेसमेंट मतलब अपने साथी संगतियों के साथ मिलकर असेसमेंट करना। और बच्चा इसमें क्या करेगा, फॉर्मल और इनफॉर्मल फीडबैक करेगा, सेल्फ असेसमेंट करेगा कि वो जानेगा कि अगला स्टेप इसके आगे क्या होगा। जैसे फोटोसिंथेसिस बच्चे ने पढ़ा, तो उसके बाद वो जानेगा कि क्या मुझे फोटोसिंथेसिस आ गया, उसके आगे का मैं अब स्टार्ट करूं या ना करूं। जैसे हमने बच्चे को पढ़ा दिया a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो पहले बच्चे को ये आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तभी ना बच्चा इस फॉर्मूले में ए और बी, ए इज इक्वल टू 3 और बी इज इक्वल टू 2 करके सॉल्व कर पाएगा। तो क्या है, इसमें बच्चा खुद से जानेगा कि जो नेक्स्ट स्टेप है लर्निंग की वो क्या होगी। ये होता है असेसमेंट एज लर्निंग। अब अगला हमारा क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ असेसमेंट। अब देखिए असेसमेंट के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं जिसके थ्रू हम असेसमेंट करते हैं। जैसे हमारा असेसमेंट करने का पर्पस क्या है, हम बच्चे का असेसमेंट क्यों कर रहे हैं। असेसमेंट का पर्पस क्या है, फॉर्मेटिव या समेटिव, दो ही पर्पस हो सकता है। या फिर हम बच्चे को फॉर्मेटिव असेसमेंट दें, जैसे टीचिंग लर्निंग के दौरान बच्चे को हम पढ़ाते चले और उसका टेस्ट लेते चले और उसके अंदर इंप्रूवमेंट करते चले। और समेटिव असेसमेंट क्या है, जिसके इसमें क्या होगा कि हम बच्चे का असेसमेंट एग्जाम के लास्ट में करेंगे। तो ये दोनों पर्पस हो गए असेसमेंट के। अगला क्या हो गया, यूज। हम असेसमेंट क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भाई, हमें क्या पड़ी है कि किसी बच्चे के बारे में हम जानें कि वो बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि हमें उनको हेल्प करना है उनकी लर्निंग में, उनको इन्फॉर्म करना है। टीचर्स को ये जानना है कि जो हमारा बच्चा है वो ठीक से पढ़ रहा है कि नहीं। जो स्टूडेंट प्रोग्रेस है उसको ट्रैक करना है। कोई बच्चा स्लो है तो हम उसे रेमेडियल टीचिंग देंगे और उसके अंदर इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। और अगर कोई बच्चा ऐसा है कि असेसमेंट सिर्फ हम पढ़ाई में ही नहीं करते, और चीजों में ही करते हैं। कोई बच्चा ऐसा जो ठीक से स्कूल में आ रहा है लेकिन वो पढ़ नहीं रहा है, घूमना फिरना उसका ज्यादा हो रहा है, इसकी दोस्ती गलत हो रही है, तो फिर हम पेरेंट्स को इन्फॉर्म करेंगे। तो असेसमेंट का यूज ये है। अब देखिए, हाँ, इसमें कौन कौन से टास्क होते हैं टीचर के सामने। जैसे रेगुलर वर्क, रोज काम देना बच्चे को, क्लास में काम देना, तुरंत चेक करना, क्लास वर्क देना, होमवर्क देना, तो रेगुलर वर्क। या फिर ऐसे टेस्ट जो टीचर ने डेवलप किए हों, या फिर जो ऐसे टेस्ट जो कि बच्चा खुद से करवाना चाहता हो, या फिर ऐसे टेस्ट जो कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हो कि हाँ ये चीज आपको जरूर करवाना है। जैसे स्पोर्ट्स हो गया और म्यूजिक हो गया, ये सारी चीजें भी होती है ना। तो ऐसे ही टीचिंग लर्निंग में भी ऐसे टेस्ट कुछ होते हैं जो कि बच्चों की टीचिंग लर्निंग के बारे में बताते हैं। अब देखिए एजेंट क्या होंगे जजमेंट के, कि मतलब हम कैसे बच्चे का, कौन कौन ऐसा एजेंट होगा जो बच्चे का जजमेंट करेगा। पहला तो टीचर होगा, टीचर खुद जानेगा कि हाँ बच्चा कहाँ तक पहुंचा है। और दूसरा, टीचर और स्टूडेंट दोनों जानेंगे। और कुछ एक्सटर्नल एजेंट भी हो सकते हैं। और अगला, किस बेसिस पे हम जजमेंट कर रहे हैं हमें ये भी जानना है। तो जैसे नॉर्म्स होंगे, कुछ स्कूल के होते हैं ना, नॉर्म्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग हम जजमेंट करेंगे। कुछ टास्क होंगे हमारे सामने, उसके हिसाब से हम जजमेंट करेंगे। या फिर कोई नॉर्मल क्राइटेरिया, एग्जाम लेना, ये होगा। या फिर जैसा कभी कभार स्टूडेंट के हिसाब से भी होता है ना, जैसे बच्चे ने बोला सर ये चैप्टर पढ़ा के ना आप हम लोगों से क्वेश्चन उठा के, एक क्वेश्चन पूछिए, किसी को भी उठा के पूछ लीजिए, तो ये क्या हो गया, स्टूडेंट डिफरेंस्ड हो गया। अब फॉर्म ऑफ रिपोर्ट ऑफ फीडबैक, कैसे फीडबैक बच्चे से मिलेगा, या फिर मार्क्स में या फिर स्कोर में मिल सकता है। जैसे बच्चे ने यूनिट टेस्ट हुआ तो सारे बच्चे, मान लीजिए 50 नंबर का यूनिट टेस्ट हुआ,
किसी भी सब्जेक्ट, किसी एक साइंस का यूनिट टेस्ट 50 में से कितने बच्चे क्या क्या पा रहे हैं, कोई 20 पा रहा है तो कोई 10 पा रहा है, कोई 5 पा रहा है, तो मार्क्स और स्कोर के हिसाब से असेसमेंट करना, फीडबैक लेना, प्रोफाइल ओवरऑल और चेंज और रैंक पूरा जान लेना, और उसके बाद ग्रेड या रैंक में बच्चे को फीडबैक देना, फिर कमेंट करना या ओरल फीडबैक। ओरल फीडबैक क्या हुआ, जैसे किसी क्लास में टीचर ने पूछा कि बेटा ये बताओ कि अगर 2 + 5 = नहीं 5 - 3 और 3 - 5 हमने कर दिया, क्या दोनों इक्वल होंगे? तो ये हो गया ओरल फीडबैक। बच्चे ने अगर बता दिया, टीचर बोलेंगे नहीं, हाँ बहुत सही बेटा, शाबाश। और अगर बच्चे ने नहीं बताया तो टीचर को डांटना नहीं है, ये कहना है कि कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूँ। तो ये होता है ओरल फीडबैक। और मॉडरेशन क्या होगा? मॉडरेशन मतलब कहाँ पे हमें ये करना है, तो विद इन द क्लास के अंदर, या फिर इंटर स्कूल मॉडरेशन प्रोसेस, या फिर एक्सटर्नल एक्सपेंशन कहीं बाहर ले जाके, जैसे हम लोग का वाइवा वगैरह होता था कहीं जाके, या इनफॉर्मल और टीचर सेंटर। इनफॉर्मल या फिर टीचर सेंटर, जैसा टीचर कहे वो। तो ये हो गया कंपोनेंट्स ऑफ असेसमेंट, कि असेसमेंट में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, और हमें असेसमेंट क्यों, हम असेसमेंट का हमारे असेसमेंट का पर्पस क्या होता है, और उसका यूज क्या होता है, हमें उसके अंदर कौन कौन से टास्क दिए जाते हैं, और असेसमेंट का जो जजमेंट होता है वो कौन कौन करता है, और इसका जो बेसिस होता है जजमेंट का वो क्या होता है, और जो फीडबैक होता है वो किस किस तरीके से फीडबैक मिल सकता है, ओरली मिल सकता है, रिटन मिल सकता है, मार्क्स या ग्रेड में मिल सकता है। और मॉडरेशन मतलब जो कहाँ पे जरिया जो हम असेसमेंट कर रहे हैं वो कहाँ हो सकता है, इंटरनल होता है, एक्सटर्नल हो सकता है, या फिर इनफॉर्मल टीचर सेंटर्ड हो सकता है। ये होता है कंपोनेंट्स ऑफ असेसमेंट। आज हम लोगों ने मेजरमेंट और असेसमेंट के बारे में जाना है। अब देखिए, जो यूपीएससी की प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसी आई है, उसमें इनरोल करने के बाद आपको वहां अपने जो ऐप है उसमें वहां तक पहुंचना कैसे है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको परीक्षा प्रो ऐप पे रजिस्टर करना है। परीक्षा प्रो ऐप खोलिए। ये हो गया हमारा परीक्षा प्रो ऐप, सॉरी खुला हुआ था। परीक्षा प्रो ऐप सबसे पहले खोलना है। ठीक, खुल गया। इसमें हमें जाना है डिपार्टमेंट प्रमोशनल एग्जाम में। ये खुल गया। ऊपर प्रिंसिपल बैच, रजिस्ट्रार बैच, सीआरई बैच। लेकिन आप लोग के बैच का क्या नाम है? अपग्रेड बैच, जैसा कि सर ने कल लेक्चर में बताया हुआ था। और हाँ, जो कल क्लास हुई थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जानना कि सिलेबस क्या क्या है और आपको तैयारी कैसे करनी है और कितने दिन में तैयारी कराई जाएगी। सारे चीजों के डिटेल जानने के लिए आपको कल का वीडियो देखना बहुत जरूरी, जो कि यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोडेड है, तो उसको जाके जरूर चेक करिएगा। तो ये जो अपग्रेड बैच है इस पे क्लिक करिए। ये जो बैच डिटेल है, यहाँ पे सारी बैच का डिटेल दिया हुआ है कि कैसे कैसे क्या क्या इसमें पढ़ाया जाएगा, वैलिडिटी क्या है, उसका फीस क्या है, ठीक, इसमें क्या क्या सिलेबस कवर्ड होंगे, सारी चीजें बताई गई हैं। फिर यहाँ से अगर आपको ये जानना हो कि डेमो मतलब कैसा पढ़ाया जा रहा है, अगर जाहिर सी बात है बैच लेने से पहले लोग डेमो देखता है ना, तो यहाँ से आप डेमो देख सकते हैं। क्लासेस यहाँ से आपको मिलेंगी और पीडीएफ यहाँ से मिलेगा। एक्सरसाइज अगर आपको पीवाईक्यू करना है तो यहाँ से मिलेगा। सारे जो क्लासेस होंगे वो यहाँ से आपको, देखिए पेडागोजी का भी सिलेबस प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल का ये हो गया। तो ये हो गया। मिलते हैं अगले क्लास में। आज हम लोगों ने मेजरमेंट और असेसमेंट के बारे में पढ़ा है। आगे मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।